बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 के अंदर जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है रेडियो एक्टिविटी एंड कंफर्मेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है और रेडियो एक्टिविटी कितने किस्म की होती है, और इस रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट के थ्रू सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से कंफर्म हुए और कैसे कंफर्म हुए, और उसके बाद फिर अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज क्या होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन तमाम ही बातों को आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पिछले लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था, और ये दोनों ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और आप ये जानते हैं जी कि एटम के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, जिसको न्यूट्रॉन्स कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट्स के ही थ्रू न्यूट्रॉन्स भी डिस्कवर्ड हुआ है। तो न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर्ड हुआ है, इस पे भी आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम हिस्ट्री देखने जाएंगे जी कि ये रेडियो एक्टिविटी की हिस्ट्री क्या है, और किस साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया यानी इनिशिएट किया, और फिर कौन से साइंटिस्ट इसको आगे लेके चले, और ये रेडियो एक्टिविटी की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी और लेटर ऑब्जर्वेशन क्या थी, इन पे हम बात करेंगे। और उसके बाद फिर रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन को पढ़ेंगे जी। तो एक नया मिनरल दरियाफ्त हुआ और इसका नाम पिच ब्लेंड था। और इस मिनरल की खास बात ये थी जी कि ये रेडिएशंस को इमिट कर रहा था, इनविजिबल रेडिएशंस को अपने अंदर से इमिट कर रहा था। कोल्ड कंडीशन के अंदर भी रेडिएशंस को इमिट कर रहा था, जब हीट करके देखा गया तब भी ये रेडिएशंस को इमिट कर रहा था। इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, उस वक्त भी रेडिएशंस को इमिट कर रहा था। इसको कट किया गया शीट्स की फॉर्म में, उस वक्त भी ये रेडिएशंस को इमिट कर रहा था। इसको कंप्रेस करके देखा गया, लेकिन ये रेडिएशंस नहीं रुकी जी। तो ये इनविजिबल रेडिएशंस थी और साइंटिस्ट के लिए एक बिल्कुल नया फिनोमेना था। वो ये जानना चाहते थे कि ये रेडिएशंस हैं क्या, और ये रेडिएशन असल में हार्मफुल थी जी। तो इसको कंट्रोल करने के बारे में सोचा गया जी। तो ये जो मिनरल था ये डिस्कवर्ड हुआ, इसको फिर हेनरी बेक्यूरेल ने फर्स्ट टाइम स्टडी किया, यानी रेडिएशंस की स्टडी, जिसको आप रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं जी। तो रेडियो एक्टिविटी की जो स्टडी थी उसको हेनरी बेक्यूरेल ने स्टार्ट किया, और सबसे पहला काम ये किया जी कि इस रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट से बचा जाए। जब तक इस रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट से नहीं बचेंगे उस वक्त तक इसको स्टडी करना बड़ा मुश्किल था जी। तो इसको पेपर से स्टॉप करने की कोशिश की गई, रेडिएशन पेपर से भी स्टॉप नहीं हुई। मुख्तलिफ एलिमेंट्स ट्राई किए गए, एल्युमिनियम ट्राई किया गया, उससे भी ये रेडिएशंस को स्टॉप नहीं कर सके। सिर्फ लेड बॉक्स के अंदर जब इस पिच ब्लेंड को कन्फाइन किया तो रेडिएशन स्टॉप हुई जी। उसके बाद फिर इन रेडिएशंस को हेनरी बेक्यूरेल ने स्टडी किया। साइंस को एक नई फील्ड मिली जिसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, जिसको रेडिएशन फिजिक्स या रेडिएशन केमिस्ट्री कहते हैं जी। मजीद स्टडी करने पे पता लगा जी कि ये जो रेडिएशंस थी ये इसमें से जो अक्सर थे वो बीटा पार्टिकल्स थे जी, और बीटा पार्टिकल्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हेनरी बेक्यूरेल ने फर्स्ट टाइम रेडिएशन की स्टडी को स्टार्ट किया, और एक मिनरल मिला था जिसको पिच ब्लेंड कहते हैं। अब उसके बाद क्या किया गया, इस पिच ब्लेंड में से, जाहिर सी बात है ये मिनरल है तो मिनरल के अंदर इसका मतलब ये है कि यकीनन जो एलिमेंट होगा वो ऑक्साइड की फॉर्म में या सिलिका की फॉर्म में होगा। तो इस पिच ब्लेंड में से रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया गया, जिसकी वजह से ये रेडिएशंस इमिट हो रही थी। और फिर इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को स्टडी किया गया तो अंदाजा हुआ जी कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो रेडियम है। इस रेडियम को जो आइसोलेट किया, यानी इस पिच ब्लेंड में से ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसको रेडियम कहते हैं, जो असल में वजह थी रेडिएशंस के इमिट करने की, इसको आइसोलेट किया, यानी इस पिच ब्लेंड में से रेडियम को पेरी क्यूरी और मैरी क्यूरी ने मिलकर आइसोलेट किया, और उसके बाद फिर रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए। अंदाजा तो हो चुका था जी कि लेड बॉक्स में कन्फाइन करके इन रेडिएशंस को स्टडी किया जा सकता है जी। तो रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट्स को
फिर पेरी क्यूरी और मैरी क्यूरी ने डिज़ाइन किया और डिज़ाइन करने के बाद फिर इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट होने वाली रेडिएशंस को स्टडी किया जी। तो ये हिस्ट्री है जी रेडियो एक्टिविटी की। ये सबसे पहले जो रेडिएशंस पर स्टडी स्टार्ट की वो क्यूरी ने नहीं की थी, यानी पेरी क्यूरी या मैरी क्यूरी ने नहीं की थी, बल्कि इस स्टडी को स्टार्ट हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। और उसके बाद फिर ये जो मिर्नल था, इस मिर्नल से रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया। इस एक्सट्रैक्शन का काम पेरी क्यूरी मैरी क्यूरी ने किया। और उसके बाद फिर रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन किया और उसके बाद फिर रेडिएशंस को स्टडी किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और फिर उसका लिंक बनता है जी सब एटॉमिक पार्टिकल से। ये तमाम चीज़ें हम पढ़ने जाएंगे। तो ये तो हिस्ट्री थी जी। अब हम रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन को पढ़ने जा रहे हैं जी। तो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है जी? तो इट इज द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम्स स्पॉन्टेनियसली। तो इन स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद ब खुद। जिस तरह अभी हमने पीछे बात की जी कि जो पिच ब्लेंड जो कि मिर्नल था, कोल्ड कंडीशन के अंदर भी रेडिएशंस को इमिट कर रहा था। एक तरीका तो यह है जी कि आप इसको हीट करें और हीट करने पे रेडिएशंस को इमिट करने पे मजबूर करें, नहीं, कोल्ड कंडीशन के अंदर भी पिच ब्लेंड जिसके अंदर रेडियम मौजूद था रेडिएशंस को इमिट आउट कर रहा था और इनविजिबल रेडिएशंस को इमिट आउट कर रहा था स्पॉन्टेनियसली। तो स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है खुद ब खुद करना जी। तो रेडियो एक्टिविटी वो फिनोमिना है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं जी, और उन एलिमेंट्स का हैवी होना भी जरूरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है हैवी एटम्स। तो जो रेडिएशंस को जो इमिट करें जी, और ये जो रेडिएशन इमिट होती हैं ये न्यूक्लियस से इमिट आउट होती हैं जी। तो ये जो रेडिएशंस हैं इनकी एमिशन, नेचुरल एमिशन या स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये क्या कहलाती है? ये आपकी रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। रेडियो एक्टिविटी दो किस्म की होती है। एक तो ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है जो भी आपने पीछे देखा जी कि जो पिच ब्लेंड मिनरल था उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम मौजूद था और रूम टेम्परेचर कंडीशंस के अंदर यानी कोल्ड कंडीशंस के अंदर ये जो रेडियम था वो रेडिएशंस को इमिट आउट कर रहा था। ये रेडिएशंस इनविजिबल थी और रेडिएशन स्पॉन्टेनियस थी। आपने कुछ भी नहीं किया था इस रेडियम के साथ या पिच ब्लेंड के साथ और कुछ ना करने पर ये रेडिएशंस को इमिट आउट कर रहा था। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है इसको नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं जी। और अगर आप छेड़छाड़ करें एलिमेंट के साथ और उसके बाद फिर वो रेडियो एक्टिव बने यानी रेडिएशन को इमिट करे तो ऐसी रेडियो एक्टिविटी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहलाती है, जिसको इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। तो एलिमेंट्स में से खुद ब खुद रेडिएशंस का निकलना ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है और इस यही असल में रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना है जी। लेकिन अगर आप एलिमेंट को रेडियो एक्टिव बनाएं और उसके बाद वो एलिमेंट यानी स्टेबल एलिमेंट रेडिएशंस को इमिट करे तो ये फिनोमिना आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी दोनों के एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी डेफिनेशन को आप एक बार फिर पढ़ लीजिए। So radioactivity is the phenomena of emission of radiation from the nucleus of heavy elements or atoms and the process is spontaneous in nature. So this is the definition of radioactivity, which is classified into two categories, natural radioactivity and artificial radioactivity. तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के दरमियान डिफरेंस को पढ़ने जा रहे हैं जी। तो जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है जी ये हैवी न्यूक्लियस से लिमिटेड होती है जी, यानी वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास 82 से ज्यादा होगा, यानी वो तमाम के तमाम 82 जो एटॉमिक मास है वो लेड का है। तो पीरियोडिक टेबल में लेड के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जी। और वो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर अपने अंदर से इनविजिबल रेडिएशंस को इमिट आउट करते हैं और किसी भी एलिमेंट से इनविजिबल रेडिएशंस का इमिट आउट होना ये रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। खुद ब खुद होना ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है और अगर आप इसे कराएं तो फिर ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। तो ये रेडियो एक्टिविटी की वजह क्या है जी? रेडियो एक्टिविटी की वजह यह है जी कि जो न्यूक्लियस है यानी 82 के बाद वाले एलिमेंट्स की बात करें जी
तो उन एलिमेंट्स के अंदर न्यूक्लियॉन्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं जी? न्यूक्लियॉन्स वो पार्टिकल होते हैं जी जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो वहाँ ये आपको बात समझ में आएगी जी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर मौजूद होते हैं। इनके एक्सपेरिमेंट्स को भी हम स्टडी करेंगे आगे और ये बात साबित करेंगे जी कि वो कौन सी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जो ये बताती है कि जी ये दोनों पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं। तो ये हमारे आगे के लेक्चर्स का मौजू है जी। तो ये जो न्यूक्लियॉन्स है यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनकी तादाद बढ़ जाती है और आप ये जानते हैं जी कि न्यूक्लियस इंतहाई स्मॉल होता है और न्यूक्लियस इन पार्टिकल्स को अपने अंदर रख नहीं पाता। जो फोर्सेस है, न्यूक्लियर फोर्सेस, वो इन पार्टिकल्स को होल्ड करने से कासिर हो जाती हैं जी, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं ये न्यूक्लियस से इमर्ज आउट हो जाते हैं, इमिट आउट हो जाते हैं और इनके इमिट आउट होने की वजह से रेडिएशंस ऑब्जर्व होती हैं और ये फिनोमिना क्या कहलाता है? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है जी। तो रेडियो एक्टिविटी का असल ताल्लुक स्टेबिलिटी से है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी से है जी। तो जब तक न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करने के काबिल था उस वक्त तक जो एलिमेंट था वो किसी किस्म की भी रेडिएशंस को इमिट आउट नहीं कर रहा था। लेकिन क्योंकि न्यूट्रॉन्स की तादाद न्यूक्लियस के अंदर बढ़ना शुरू हो गई, यानी न्यूक्लियॉन्स की तादाद जब न्यूक्लियस के अंदर बढ़ेगी तो इसके बढ़ने की वजह से क्या होगा जी? जो न्यूक्लियर फोर्सेस होंगी जी वो इन न्यूक्लियॉन्स को अपने अंदर होल्ड करने से कासिर हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये वक्तन फवक्तन जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो न्यूक्लियस को लीव करेंगी और न्यूक्लियॉन्स के न्यूक्लियस को लीव करने की वजह से रेडिएशंस क्रिएट होंगी और ये फिनोमिना नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अब हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को पढ़ने जा रहे हैं जी। तो आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिविटी है वो उन एलिमेंट्स के अंदर करवाई जाती है जिनका एटॉमिक मास 82 से कम हो, यानी लेड से पहले वाले एलिमेंट्स, इनको आप आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। और उसका तरीका क्या होता है जी? द बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनटू द न्यूक्लियस। तो वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास 82 से नीचे है जी, उनका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होता है, यानी जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करने के काबिल होती हैं। हत्ता कि आप पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाएं, यानी न्यूट्रॉन्स को या अल्फा पार्टिकल्स को इसके न्यूक्लियस के अंदर बम्बार्ड करवाएं और ऐसा करें जी कि ये इसके न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट हो जाए जी। तो जब न्यूक्लियस के अंदर एक्स्ट्रा न्यूक्लियॉन्स पेनिट्रेट होंगे जी तो फिर न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियॉन्स को अपने अंदर होल्ड करने के काबिल नहीं होगा और उसकी वजह से ये न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से बाहर निकाल देगा, जिसकी वजह से दोबारा से रेडिएशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी है, क्योंकि न्यूक्लियस स्टेबल था और वो खुद ब खुद रेडिएशंस को इमिट आउट नहीं कर रहा था। आपने नॉन स्पॉन्टेनियसली का मतलब है जी वो खुद ब खुद तो नहीं कर रहा था, आपने करवाई। तो इस रेडियो एक्टिविटी को इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है वो इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी भी कहलाती है जी, कि स्टेबल न्यूक्लियस को अनस्टेबल करना ताकि वो न्यूक्लियॉन्स को अपने अंदर से एमिट करे। तो ये फिनोमिना आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अगर वो यही काम एलिमेंट खुद ब खुद करे तो ये फिनोमिना नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अब हम क्यूरीज रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं जी, कि क्यूरी ने यानी पैरी क्यूरी ने और मैरी क्यूरी ने मिलकर जो रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट किया वो क्या था जी? तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका ताल्लुक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से है। ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट नहीं है बल्कि ये नेचुरल रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट है। और इसकी खास बात यह है जी कि जो इसकी ऑब्जर्वेशन है जी वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की कंफर्मेशन देती हैं जी। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर और रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खास बात क्या है कि इसके अंदर से रेडिएशन से इमिट आउट हो रही हैं जी। तो ये रेडिएशंस हैं, यकीनन इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स भी होते होंगे और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स भी होते होंगे। तो अगर हमारे पास ये जो रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया जाए और रेडिएशन को ऑब्जर्व करने पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन रेडिएशंस के अंदर दिख जाते हैं तो ये इस बात का सबूत हो जाएगा जी कि एलिमेंट्स के अंदर
इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। इसी बात को कंफर्म करने के लिए क्यूरीज ने एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया और ये जो रेडिएशंस थी इसको स्टडी किया जी कि ये जो रेडिएशंस हैं क्या ये मैटर है या एनर्जी है, और अगर ये मटेरियल पार्टिकल हैं जी तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज रखती हैं या ये न्यूट्रल हैं। तो इसी की स्टडी के लिए क्यूरी ने यानी मैरी क्यूरी ने और पेरी क्यूरी ने मिलकर रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। जो रेडियम इन्होंने आइसोलेट किया था उसको उस एलिमेंट के अंदर से जो रेडिएशंस निकल रही थी उसको स्टडी किया, और उसकी स्टडी से अभी जब आप ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा जी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये बात कंफर्म हो गई, तो इसको अभी हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे जी। अब हम क्यूरीज रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं जी कि क्यूरीज ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया, किस किस चीज़ों को इस्तेमाल किया। पहले ये तमाम चीज़ें अल्फाजों की फॉर्म में पढ़ेंगे और फिर इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को डायग्राम की फॉर्म में देखेंगे जी। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल किया गया वो रेडियम था, और रेडियम को रेडिएशन इमिटिंग सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि ये जो रेडिएशन है वो हार्मफुल होती हैं जी, तो इन हार्मफुल रेडिएशन से बचना था। तो इससे बचने के लिए जो हेनरी बैक्यूरेल ने कहा था जी कि इस रेडिएशन को सिर्फ और सिर्फ लेड के बॉक्स के अंदर कंफाइंड करके रोका जा सकता है जी। तो क्यूरी ने भी ऐसा ही किया जी कि इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यानी इस रेडियम को लेड के बॉक्स में रखा, और उसके बाद फिर उसने ये कहा जी कि रेडिएशन अगर यूनी डायरेक्शनल होंगी जी तो इसके पाथ को स्टडी किया जा सकता है, और क्योंकि रेडिएशन हर डायरेक्शन के अंदर इमिट होती हैं जी तो इस सूरत में फिर ना उसकी हार्मफुल इफेक्ट से बचा जा सकता है और ना ही उसके पाथ को ट्रेस किया जा सकता है। तो इसलिए इस लेड बॉक्स के अंदर एक बारीक सा सुराख किया गया ताकि जितनी भी रेडिएशन हो वो इस सुराख से पास होकर बाहर आए जी, और इस तरीके से क्या होगा जी एक इंटेंस बीम मिलेगा। तो रेडिएशन की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, वो स्ट्रेट लाइन के अंदर भी ट्रेवल करेंगी जी और वो इंटेंस भी होंगी। तो ये काम किया गया जी कि इन रेडिएशंस को यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लेड के बॉक्स के अंदर कन्फाइंड किया गया और उस लेड के बॉक्स के अंदर एक बारीक सा सुराख किया गया ताकि रेडिएशन सिर्फ और सिर्फ उस सुराख से बाहर आए जी। उसके बाद एक फोटोग्राफिक प्लेट को लगाई गई। फोटोग्राफिक प्लेट इसलिए लगाई गई ताकि ये जो रेडिएशन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी या जिस एंगल से ये ट्रेवल करेंगी या ये डिफ्लेक्ट होंगी या नहीं, इनके पाथ को इस फोटोग्राफिक प्लेट पर ट्रेस किया जाए जी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये डार्क रूम के अंदर होते हैं जी, और जब ये रेडिएशन आके फोटोग्राफिक प्लेट पे कोलाइड करती हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट पर एक स्पार्क ऑब्जर्व होता है जी, और वो जो स्पार्क ऑब्जर्व होता है वो फोटोग्राफिक प्लेट के केमिकल को भी वहां से हटाता है जी या जलाता है जी, जिसकी वजह से एक स्पॉट भी क्रिएट होता है जी, जिसको आप बाद में भी स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप लाइव फिनोमेना देखना चाहें जी तो स्पार्क से आपको अंदाजा हो जाएगा जी कि पार्टिकल्स कहाँ कहाँ आपको दिख रहे हैं जी। तो फोटोग्राफिक प्लेट को लगाया गया। फोटोग्राफिक प्लेट और लेड बॉक्स के बीच में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को लगाया गया, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को लगाने की वजह ये थी जी कि अगर इसमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद हो, यानी इन रेडिएशंस के अंदर अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद हो तो वो भी डिफ्लेक्ट हो जाए जी, और अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो तो वो भी डिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को भी लेड बॉक्स और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच में लगाया गया जी, और इस पूरी की पूरी अरेंजमेंट को वैक्यूम चैम्बर के अंदर इनक्लोज कर दिया गया। तो ये जो वैक्यूम चैम्बर था ये बेसिकली बायोलॉजिकल शील्ड थी जी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये जो रेडिएशंस हैं वो हार्मफुल हैं। एक तो प्रोटेक्शन का तरीका ये है जी कि इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लेड बॉक्स के अंदर कन्फाइंड किया जी, और दूसरा ये जी क्योंकि रेडिएशन आप बाहर तो निकाल रहे हैं और उसके पाथ को ट्रेस कर रहे हैं जी, तो आपने ये वैक्यूम का चैम्बर बनाया, एक ग्लास का बॉक्स बनाया जिसके अंदर इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया जी ताकि इस रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट से बचा जा सके। अब हम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को पढ़ने जा रहे हैं, और क्यूरीज ने जो रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट करा उसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या थी वो डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर आपके सामने है जी।
तो जो सबसे पहली चीज जो आपको नजर आ रही है वो लेड बॉक्स है, और इस लेड बॉक्स के अंदर स्मॉल सा होल किया गया है, और इस होल के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट कन्फाइंड है, यानी रेडियम इस होल के अंदर मौजूद है जी। और इस होल के बाद फिर एक बारीक सा सुराख किया गया है जी। जब तक ये सुराख बंद है तो ये रेडिएशन इस होल से बाहर नहीं आ सकती, और जैसे ही इस होल को ओपन किया जाएगा ये रेडिएशन इस सुराख से बाहर आएंगी। होल करने का फायदा ये हुआ जी कि ये जो रेडिएशन है ये तो हर जानिब इमिट आउट होती हैं। अब इस रेडिएशन को निकलने के लिए एक ही रास्ता है जी, इसलिए सारी की सारी रेडिएशन इसी बारीक से सुराख से निकलेंगी, जिसकी वजह से ये यूनी डायरेक्शनल भी होंगी, इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी जी, और ये स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव भी करेंगी जी। इसकी इंटेंसिटी को मजीद बढ़ाने के लिए इस होल के आगे एक कॉलीमीटर या स्लिट लगाई जाती है जी, जिसके अंदर इससे भी बारीक सुराख होता है, और इन तमाम की तमाम रेडिएशन की इंटेंसिटी को मजीद बढ़ाया जाता है ताकि ये स्ट्रेट लाइन में कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड से ये स्ट्रेट लाइन में गुजर सके जी। तो इनकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, यानी इन रेडिएशन की इंटेंसिटी को मजीद बढ़ाने के लिए ये लेड बॉक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान भी एक कॉलीमीटर या स्लिट लगाई गई है, जिसके अंदर इस लेड बॉक्स से भी ज्यादा बारीक सुराख है, जो इन रेडिएशन की इंटेंसिटी को मजीद बढ़ाता है और इनको स्ट्रेट लाइन रखने में मदद देता है। उसके बाद फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रही है, जिसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट करने की, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देने की वजह क्या है जी, कि चार्ज पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर सके जी। जिस तरह से कि आप जानते हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जी। तो अगर इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद हैं, यानी ये रेडिएशंस अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पर मुश्तमिल है जी, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटॉन गुजरेगा जी तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है जी, तो ये पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव के करीब जाएगा, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से दूर और पॉजिटिव प्लेट के करीब चला जाएगा। तो इसीलिए चार्ज पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई, और सबसे आखिर में फोटोग्राफिक प्लेट को प्लेस किया गया। और फोटोग्राफिक प्लेट को प्लेस करने की वजह मैंने आपको पीछे भी बताई थी कि इन रेडिएशन के पाथ को ऑब्जर्व करना था जी। जो ओरिजिनल पाथ है वो तो ये है कि अगर डिफ्लेक्शन ना हो तो सारे के सारे पार्टिकल आपको 0 डिग्री के एंगल पे मिलेंगे, लेकिन अगर डिफ्लेक्शन हुई तो इसका मतलब ये होगा जी कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद होते हैं, और फिर वो आपको 0 डिग्री के एंगल पे नहीं मिलेंगे बल्कि मुख्तलिफ एंगल पे मिलेंगे। इसी फिनोमेना को ऑब्जर्व किया गया जी। तो इसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए फोटोग्राफिक प्लेट को लगाया गया है। ये फोटोग्राफिक प्लेट पे फ्लोरेसेंस का फिनोमेना भी आपको दिखेगा। अगर जब जिस वक्त ये एक्सपेरिमेंट लाइव किया जा रहा होगा, जिस वक्त यानी जो रूम होगा वो डार्क होगा, तो फ्लोरेसेंस भी दिखेगा, वहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं तो ये जब ये पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं, और जो केमिकल लगा होता है इस पे उसको ये डिस्प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से ये निशान छोड़ जाते हैं जी। तो एक्सपेरिमेंट को खत्म करने के बाद भी फोटोग्राफिक प्लेट को उतार कर ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया जा सकता है जी। तो जो ऑब्जर्वेशंस दिखी जी क्यूरी को, मैरी क्यूरी को और पेरी क्यूरी को, वो 3 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन थी जी। और ये 3 ऑब्जर्वेशन दिखी जी कि कुछ पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कि डिफ्लेक्ट नहीं हुए। यानी जो रेडिएशंस इस लेड बॉक्स से आ रही थी, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरी तो उन्होंने 3 डायरेक्शन के अंदर वो स्प्लिट हो गई। यानी इस बात का सबूत है जी कि ये जो रेडिएशन है उसके अंदर 3 किस्म के पार्टिकल्स या 3 किस्म की रेज हैं, जिनको फिर अल्फा, बीटा और गामा रेस का नाम दिया गया जी। तो ये जो 3 ऑब्जर्वेशन मिली इसी को हम एक बार फिर स्टडी करने जा रहे हैं जी। तो जो पहली रेडिएशन थी जिनको आप अल्फा रेस कहते हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स भी कहलाते हैं जी। तो कुछ रेडिएशंस ये नेगेटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। चूंकि ये नेगेटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हुई तो इसका मतलब ये कि इन पे पॉजिटिव चार्ज होता होगा। तो ये जो पॉजिटिव रेस थी इनको अल्फा पार्टिकल्स कहा गया या इनको अल्फा रेडिएशंस कहा गया। जो दूसरी किस्म की रेडिएशंस थी जिनको बीटा पार्टिकल्स कहा गया,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी जी। तो इसका मतलब ये कि इन पे नेगेटिव चार्ज होगा और इन नेगेटिव रेस को बीटा पार्टिकल्स का नाम दिया गया जी। तो ये जो अल्फा रेज हैं या जो बीटा रेज हैं उनको अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं और बीटा पार्टिकल भी कहते हैं जी। तो इसकी वजह ये होती है जी कि अगर रेडिएशन पार्टिकल्स पर मुश्तमिल हो, और पार्टिकल हर उस चीज को कहते हैं कि जिसका मास हो, तो अल्फा रेज भी मास रखती हैं यानी मटेरियल पार्टिकल हैं, और बीटा रेज भी मास रखती हैं यानी ये भी मटेरियल पार्टिकल हैं जी। इसलिए आप इनको अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं और इसे बीटा पार्टिकल्स भी कहते हैं जी। तो अल्फा पार्टिकल्स का पॉजिटिव चार्ज होता है और बीटा पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये दोनों जो रेडिएशन है ये मटेरियल पर मुश्तमिल है यानी मैटर पर मुश्तमिल है। जो तीसरी किस्म की रेडिएशन है, अब आप उनको उसको पार्टिकल नहीं कह सकते, और पार्टिकल ना कहने की वजह यह है जी कि ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है और ये कोई मास नहीं रखती, ये पार्टिकल पर मुश्तमिल नहीं होती। तो अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल्स कहना सही है, लेकिन गैमा पार्टिकल्स कहना गलत है जी। तो गैमा आप रेडिएशन ही कहेंगे जी। तो ये तीसरी किस्म की रेडिएशन थी जी, जो कि डिफ्लेक्ट नहीं हुई, इन्होंने स्ट्रेट लाइन ट्रेवल किया और 0 डिग्री की एंगल पर ये फोटोग्राफिक प्लेट पर मिली, यानी इट रिमेन अनइफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये है कि इन रेडिएशन पे कोई चार्ज नहीं है, और फिर इन रेडिएशन को गैमा रेज का नाम दिया जी। तो जो रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट किया, यानी जो रेडियम था, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, तो उसके अंदर से जब उसको स्टडी किया गया उन रेडिएशन को, तो उन रेडिएशन से हमें अंदाजा हुआ जी कि वो रेडिएशन 3 किस्म की रेडिएशन पर मुश्तमिल है जी। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जी, या कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जी कि जो पॉजिटिव चार्ज रखती हैं, जिनको अल्फा पार्टिकल्स का नाम दिया गया। कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जी जो कि नेगेटिव चार्ज रखती हैं, जिनको बीटा पार्टिकल्स का नाम दिया गया। और कुछ रेडिएशन ऐसी हैं जी जो कि चार्ज नहीं रखती, जिनको गैमा रेडिएशंस का नाम दिया गया। तो जो रिजल्ट है जी, वो रिजल्ट ये है जी, क्योंकि रेडियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और एटम क्योंकि डिवाइजिबल ही नहीं है जी, तो इसका मतलब ये है कि अगर एटम डिवाइजिबल नहीं होता जी, अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटम डिवाइजिबल नहीं है। तो अगर एटम डिवाइजिबल नहीं होता तो इसका मतलब है आपको सिर्फ और सिर्फ एक किस्म की रेडिएशन मिलती जी, यानी न्यूट्रल, क्योंकि एटम न्यूट्रल पार्टिकल है। तो आपको ये तमाम की तमाम रेडिएशन स्प्लिट होती हुई नजर नहीं आती, बल्कि आपको 0 डिग्री के एंगल पे जिस तरह गैमा रेडियस मिली थी उस तरह मिलती जी। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल्स भी मिले और नेगेटिव पार्टिकल्स भी मिले, इससे ये बात कंफर्म हो गई जी कि एटम डिवाइजिबल पार्टिकल है, और एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद हैं जी। तो ये तो बात यहाँ से इस तरह से कंफर्म हुई जी, क्योंकि आपको 3 तरफ रेडिएशंस का डिफ्लेक्शन नजर आया। जो रेडिएशन का बीम था, जो कि रेडियम से इमिट आउट हो रहा था, वो 3 किस्म के पार्टिकल्स पर मुश्तमिल था, या आप कहें जी कि 3 किस्म की रेडिएशंस पर मुश्तमिल था, जिसमें से 2 किस्म के पार्टिकल थे और एक खालिस रेडिएशंस थी जी। तो जो रेडिएशंस थी वो तो गैमा रेज थी, उससे तो एज सच हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन ये जो पार्टिकल्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इमिट आउट हुए हैं और वो पार्टिकल्स जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट हुए हैं, ये पार्टिकल्स क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं जी कि एटम के अंदर 2 मुख्तलिफ चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। फर्दर जब इन पार्टिकल्स की यानी अल्फा पार्टिकल्स की और बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया, तो ये बात क्लियर हो गई जी कि ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स थे जी, यानी जो बीटा रेस थी या बीटा पार्टिकल्स है, वो बेसिकली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे जी। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, ये बेसिकली हीलियम का प्रोटॉन था, यानी हीलियम का न्यूक्लियस था। तो यहाँ से भी इस बात का कंफर्म हो गया जी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी एटम के अंदर होते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी एटम के अंदर होते हैं जी। जो क्यूरीज एक्सपेरिमेंट के नतीजे में कंफर्म हो गई कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं करवाया गया, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ इमिट आउट होने वाली रेडिएशंस को स्टडी किया और उस रेडिएशंस के अंदर से आपको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दोनों मिले। अब हम अल्फा रेस, बीटा रेस और गैमा रेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने जाएंगे। उसके बाद इनकी कंपैरिजन को देखेंगे
और उसके बाद फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी पे बात करेंगे जी। तो अल्फा रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने जा रहे हैं जी। तो अल्फा रेज इनका पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये तो भी आप पीछे पढ़ चुके हैं जी। ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जी, ये जो अल्फा रेज होती हैं, ये मुश्तमिल होती हैं 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स पर, यानी ये हीलियम का न्यूक्लियस है जी। तो हीलियम की अगर बात करें तो हीलियम का फॉर्मूला होता है 2He4। तो 2 का मतलब है जी कि हीलियम के पास 2 प्रोटॉन्स हैं, और 4 का मतलब ये है जी जो एटॉमिक मास है, इसका मतलब है इसके पास 2 न्यूट्रॉन्स भी हैं जी। तो हीलियम के अगर दोनों इलेक्ट्रॉन, हीलियम के जो शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी। तो हीलियम के ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, या पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड +2 होता है। तो ये आयोनाइज्ड हीलियम एटम है जी, यानी हीलियम का समझ लिया आप, ये कह सकते हैं कि हीलियम का न्यूक्लियस है जी। दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो शेल भी खत्म हो गया जी, उसकी वजह से इस पे डाई पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये 2 प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं, और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड +2 होता है जी। इसका मास हाइड्रोजन के मुकाबले में 4 गुना होता है जी। तो ये अब आपको नजर आ रहा है जी कि 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स हैं जी। तो इसका मतलब है, और हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हाइड्रोजन के मुकाबले में इसका मास 4 गुना ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन को आपने प्रोटॉन कहते हैं जी। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को क्योंकि प्रोटॉन कहते हैं, इसलिए जो हीलियम का न्यूक्लियस है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा है जी। और जो इसका मास है वो हीलियम के बराबर होता है। तो असल में ये हीलियम का ही न्यूक्लियस है जी। तो ये हीलियम का न्यूक्लियाई है, और इसको 2He4 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने भी आपको पीछे भी बताया। एयर को आयोनाइज कर देता है जी, यानी अगर अल्फा पार्टिकल को एयर से गुजारेंगे जी, तो एयर के अंदर जो गैसेस मौजूद होंगी उनको ये आयोनाइज कर देगा। इसकी जो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है वो बहुत कम होती है। उसकी वजह यह है जी कि इसका मास ज्यादा है। तो जिस रेडिएशन का मास ज्यादा होगा तो उसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी कम होगी। और याद रखिएगा, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी कम होने का मतलब है कि आयोनाइजिंग एबिलिटी ज्यादा होगी। और इट प्रोड्यूसेस ब्राइट फ्लैशेस ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। तो जब फोटोग्राफिक प्लेट से अल्फा पार्टिकल कोलाइड करते हैं जी, तो ब्राइट फ्लैशेस प्रोड्यूस करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो इसका मतलब है इन रेडिएशन की फ्लोरेसेंट एबिलिटी है। बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं जी। और बीटा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जी। और ये जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में तो आपने पढ़ा जी कि वो हीलियम की न्यूक्लियाई होती है जी, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मौजूद नहीं होते जी। तो बीटा पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी। और इनका अगर आप E/M रेशो निकालें, यानी बीटा पार्टिकल्स का E/M रेशो निकालें, तो वो उसका जो E/M रेशो होता है वो इलेक्ट्रॉन के E/M रेशो के बराबर होता है। ये इस बात का सबूत है जी कि बीटा पार्टिकल्स दरअसल इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ये जो रेडिएशन है, यानी जो बीटा पार्टिकल्स हैं, वो स्मॉल थिकनेस ऑफ मैटर से पास हो जाते हैं जी। तो इसका मतलब है इसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी अल्फा रेडिएशन से ज्यादा है जी। और ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं जी, इनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी बहुत हाई है। और ये फोटोग्राफिक प्लेट पे बासानी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर देते हैं जी। तो फ्लोरेसेंस का मतलब है जी फोटोग्राफिक प्लेट पर जब स्ट्राइक करें, तो स्ट्राइक करने की वजह से चमक यानी रेडिएशंस प्रोड्यूस हो, यानी चमक प्रोड्यूस हो, इसको फ्लोरेसेंस एबिलिटी कहते हैं। गैमा रेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं जी। तो अल्फा रेस और बीटा रेस के बारे में तो आपको अंदाजा हो गया जी कि वो हीलियम न्यूक्लियाई है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी मास रखते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई भी मास रखती है। इसलिए अल्फा रेस और बीटा रेस को आप अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स भी कहते हैं। जबकि ये गैमा रेज हैं जी, दे हैव नो चार्ज। पहली बात तो ये कि इन पे कोई चार्ज नहीं होता जी। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगी जी। दे आर नॉन मटीरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जी। तो यहाँ ये बात आपको कंफर्म हो गई जी, जो गैमा रेज हैं वो मटीरियल पार्टिकल नहीं है, उनका कोई मास नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं जी। और इनकी जो एनर्जी वैल्यू है वो 100 टाइम्स दैट ऑफ एक्स रेज है। तो एक्स रेज तो बाद में दरियाफ्त हुई थी जी,
यहाँ इस जुमले का मतलब ये है जी कि अगर आप इनकी एनर्जी की बात करें जी तो इनकी एनर्जी एक्स रेस से ज्यादा होती है। तो गैमा रेस को आप एक्स रेस मत समझ लीजिएगा, एक्स रेस की एनर्जी गैमा रेस से कम होती है, जबकि गैमा रेस की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और एक्स रेस के मुकाबले में इसकी एनर्जी 100 गुना ज्यादा होती है जी। तो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हैं जी, इनकी हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है जी, और इनको आप हार्ड रेज भी कहते हैं जी। और ये इतनी ताकतवर होती है जी कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को मैटर से इजेक्ट कर सकती है जी। तो हार्ड रेस कहने की वजह यही है जी कि इसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है, और पेनिट्रेटिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा है कि किसी मैटर से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकें जी। तो ये गैमा रेस कहलाती हैं जी। तो अल्फा, बीटा और गैमा रेस की प्रॉपर्टीज को आपने स्टडी किया जी। अब हम इन प्रॉपर्टीज को डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं, इम्तिहान में डिफरेंस भी आता है जी, तो इसको आप देख लीजिए जी। तो अल्फा रेस ये पॉजिटिवली चार्ज रखती हैं, बीटा रेस ये नेगेटिव चार्ज रखती हैं, और गैमा रेस पे कोई चार्ज नहीं होता। ये इनकी कंपोजिशन है जी कि अल्फा रेस 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होती हैं जी, यानी ये हीलियम न्यूक्लियाई होती है। जो बीटा रेज हैं जी वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर आप गैमा रेस की बात करें जी तो देखिए ये अल्फा और बीटा रेस तो असल में अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स है क्योंकि ये मास रखते हैं, जबकि गैमा रेस दे आर नॉन मटीरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी गैमा रेस का कोई मास नहीं होता, ये मटीरियल पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये खालिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जी। अगर आप पेनिट्रेटिंग एबिलिटी की बात करें तो सबसे कम पेनिट्रेटिंग एबिलिटी अल्फा रेडिएशंस की होती है, बीटा रेस की हाई पेनिट्रेटिंग एबिलिटी होती है, और गैमा रेस की हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग एबिलिटी होती है। और हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग एबिलिटी की वजह से इन्हें हार्ड रेस भी कहते हैं। अगर आप फ्लोरेसेंस की बात करें जी तो अल्फा रेस ये ब्राइट फ्लैशेस प्रोड्यूस करती है फोटोग्राफिक प्लेट पर, बीटा रेस फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर देती है जी। तो ब्राइट फ्लैश का मतलब है जी वफ़े वफ़े से, यानी पार्टिकल आके टकराएंगे तो आपको चमक दिखेगी, और बीटा रेस का मतलब ये है जी कि ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर देगी, यानी ये चमक आपको मुसलसल दिखेगी जी। और गैमा रेज ये इतनी सख्त हैं जी कि ये इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट कर देंगी जी। तो इसका मतलब ये है कि इससे प्रोड्यूस होने वाली फ्लोरेसेंस ज्यादा होगी, यानी फोटोग्राफिक प्लेट को सबसे ज्यादा जो मुतासिर करेंगी वो गैमा रेज मुतासिर करेंगी, उससे कम बीटा रेज मुतासिर करेंगी, और सबसे कम जो फोटोग्राफिक प्लेट को मुतासिर करेंगी वो अल्फा रेज मुतासिर करेंगी जी। तो अल्फा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज के दरमियान आपने डिफरेंस को पढ़ा। अब हम पेनिट्रेटिंग एबिलिटीज के कंपैरिजन करने जा रहे हैं जी। तो ये आपको अल्फा पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल है। मैसिव पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, यानी मैटर भी हैं और मैसिव भी हैं। मैसिव मतलब इनका साइज ज्यादा है जी। तो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ये है जी कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ये पेपर से रुक जाएंगे, ये पेपर को ही क्रॉस नहीं कर सकते। इसका मतलब है जी अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी सबसे कम है। अगर बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो देखें ये भी आपको पार्टिकल नेचर नजर आ रहा है, यानी ये भी मास रखता है जी। तो अगर बीटा पार्टिकल को गुजारा जाएगा तो ये पेपर से क्रॉस हो जाएगा, यानी पेपर के आर पार चला जाएगा, लेकिन ये एल्युमिनियम की शीट से रुक जाएगा, ये एल्युमिनियम की शीट को क्रॉस नहीं कर सकता। तो यानी बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी अल्फा पार्टिकल से ज्यादा हो गई, क्योंकि ये तो अल्फा पार्टिकल्स तो पेपर पे ही रुक गए थे, बीटा पार्टिकल ने पेपर को क्रॉस किया। लेकिन अगर बीटा पार्टिकल्स को रोकना है जी तो एल्युमिनियम की शीट पे जाके टकराएगा और ये बीटा पार्टिकल रुक जाएंगे जी। अब ये गैमा रेडिएशन आपको नजर आ रही है, और ये देखें ये नॉन मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है जी। तो ये आपको रेडिएशंस की फॉर्म में यानी वेव लाइक मोशन में नजर आ रही हैं, यानी ये पार्टिकल नेचर नहीं रखती, यानी नॉन मटेरियल पार्टिकल है। और इसकी पेनिट्रेशन एबिलिटी ये अल्फा पार्टिकल से भी ज्यादा है और बीटा पार्टिकल से भी ज्यादा है। तो ये अल्फा रेज ये पेपर से भी पास हो जाएंगी, एल्युमिनियम की थिन शीट से भी पास हो जाएंगी, ये लेड की शीट पे जाकर स्टॉप हो जाएंगी, यानी ये लेड की को क्रॉस नहीं कर सकती। तो यहां से आपको कंपैरिजन अंदाजा हो गया जी कि अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेडिएशन, इनमें सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग एबिलिटी गैमा रेडिएशंस की है,
उससे कम बीटा पार्टिकल्स की है और सबसे कम अल्फा पार्टिकल की है। और न्यूट्रॉन्स अभी हम डिस्कवर करने जाएंगे जी। तो जो न्यूट्रॉन है ये भी मटेरियल पार्टिकल है जी, और इसकी जो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी यानी न्यूट्रॉन्स यानी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ये गैमा रेडिएशन से भी ज्यादा है जी। तो ये पेपर को भी क्रॉस करेंगे, एल्युमिनियम को भी क्रॉस करेंगे, इस लेड की शीट को भी क्रॉस करेंगे, सिर्फ कंक्रीट से जाके ये रुक सकते हैं जी। तो हाईएस्ट जो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है वो न्यूट्रॉन्स की है, जिनके बारे में अब आगे हम पढ़ेंगे। अब एक रीजन स्टडी करने जा रहे हैं और इसका ताल्लुक पेनिट्रेटिंग एबिलिटी से है, और ये लिखा है जी कि वाई पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज इज इन ऑर्डर। ऑर्डर दिया हुआ है जी, अल्फा रेडिएशंस, द पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ अल्फा रेडिएशंस is lesser than that of beta and beta is lesser than that of gamma। या आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं जी कि गैमा रेडिएशन की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा, बीटा की उससे कम और अल्फा की सबसे कम होती है जी। तो इसका जवाब अब आपके सामने है जी। और आपने क्या लिखा जी कि जो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है वो डिपेंड करती है मास पर और एनर्जी पर। गैमा रेडिएशंस जो है जी वो नॉन मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जी, इसलिए इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई है और मास तो इनका है ही नहीं जी, इसलिए इसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी हाईएस्ट है जी। और अगर आप बीटा पार्टिकल की बात करें जी तो बीटा पार्टिकल का जो मास है वो लेस है इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसलिए अल्फा पार्टिकल्स की सबसे कम पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है जी। तो आपने इस सवाल के जवाब को लिखा। अब हम चैडविक एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे जी, और ये जो चैडविक एक्सपेरिमेंट है दिस इज द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो हमने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को तो पढ़ा, और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के अंदर फिर आपने कंफर्मेशन ऑफ प्रोटॉन्स और कंफर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, और अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशंस को आपने स्टडी किया और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। तो ये सारी की तमाम जो एक्सपेरिमेंट था वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड था। अब हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट को पढ़ने जा रहे हैं जी, और ये है क्या जी, द बम्बार्डमेंट ऑफ एटम्स एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल। तो ये जो चैडविक था जी, तो चैडविक का जो एक्सपेरिमेंट था वो प्लान्ड एक्सपेरिमेंट नहीं था। यानी अगर आप ये कहें जी कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के लिए जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर बहुत फोकस होके इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी किया गया था और प्रोटॉन्स को स्टडी किया गया था, तो न्यूट्रॉन्स की जो स्टडी थी वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था और न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड हुए इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जी। तो जो चैडविक का असल काम था जी वो ये था जी कि वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्रिएट करना चाह रहा था। तो जब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्रिएट हुई तो उसे अंदाजा हुआ जी कि उसके पीछे न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, और ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं जी, देखिए न्यूट्रल रेज होती तो आप ये कह सकते हैं जी कि गामा रेडिएशन है जी, लेकिन जो गामा रेज हैं जी वो तो नॉन मटेरियल पार्टिकल हैं जी। तो न्यूट्रल पार्टिकल डिस्कवर्ड हुए जिनको न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ और क्या क्या ऑब्जर्व हुआ इसको हम स्टडी करते हैं जी। तो एक्सपेरिमेंट क्या था और चैडविक की क्या ऑब्जर्वेशन थी इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर चैडविक ने बेरिलियम न्यूक्लियाई पर, और ये जो बेरिलियम न्यूक्लियाई है ये आपकी हैवी न्यूक्लियस है जी, किसके मुकाबले में, इन पार्टिकल्स के मुकाबले में। इस बेरिलियम न्यूक्लियाई पर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया गया, और अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम न्यूक्लियाई पर इस तरह से बम्बार्ड करवाया गया, यानी इस तरह से हेड टू हेड कोलिजन करवाया गया जी कि ये अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम न्यूक्लियाई के अंदर पेनिट्रेट कर जाएं। तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम के न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट कर गए तो इस पेनिट्रेशन के नतीजे में वेरी पेनिट्रेटिंग रेडिएशन यानी हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन न्यूक्लियस के अंदर से या बनने वाले एलिमेंट के अंदर से इमिट आउट हुई। और जब इन रेडिएशंस को स्टडी किया गया जी, यानी ये जो फिनोमेना था ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना ऑब्जर्व हुआ, यानी जब बेरिलियम के न्यूक्लियाई पर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया और इस तरह बम्बार्ड किया गया जी कि ये अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम की न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट हो गए जी, तो उससे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्रिएट हुई। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को स्टडी किया गया जी और देखा गया क्या इसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेस मौजूद होती हैं जी, लेकिन ना अल्फा पार्टिकल्स दरियाफ्त हुए ना बीटा पार्टिकल्स दरियाफ्त हुए, बल्कि
न्यूट्रल पार्टिकल्स इमिट आउट हुए, यानी गैमा रेडिएशंस भी इमिट आउट नहीं हुई, बल्कि ऐसे पार्टिकल्स इमिट आउट हुए जिन पे कोई चार्ज नहीं था और वो मास रखते थे जी। और उनकी जब मास को देखा गया तो हाइड्रोजन जितना उनका मास था, लेकिन उन पे कोई चार्ज नहीं था। तो ये नए डिस्कवर्ड होने वाले पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। यानी ये बताया गया जी कि जो एटम है उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते, बल्कि न्यूट्रल पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। और इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को फिर न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। तो हुआ क्या रिएक्शन में, इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है जी। तो बेरिलियम न्यूक्लियस पर जब अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया, और अल्फा पार्टिकल को इस तरह से बम्बार्ड करवाया कि ये हीलियम न्यूक्लियाई बेरिलियम न्यूक्लियाई के अंदर पेनिट्रेट हो गई जी। तो देखिए ये तो आपको प्रोटॉन्स नजर आ रहे हैं, 4 प्रोटॉन्स बेरिलियम के पास होते हैं, 2 प्रोटॉन्स हीलियम के पास होते हैं। जब ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गए तो प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ के कितनी हो गई, 6 हो गई। और 6 प्रोटॉन्स की बेस पर ये जो बेरिलियम न्यूक्लियस था वो बेरिलियम नहीं रहा, जो अल्फा पार्टिकल हीलियम थे वो हीलियम नहीं रहे, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस मर्ज हो गए। तो मर्ज करने के नतीजे में इनके पास प्रोटॉन 6 हो गए, और जिस एलिमेंट के पास 6 प्रोटॉन साथ होते हैं वो कार्बन कहलाता है। यानी बेरिलियम पर जब आपने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया जी, तो बेरिलियम अपनी आइडेंटिटी खो दी और हीलियम ने भी अपनी आइडेंटिटी खो दी, और ये कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो गए जी। और जिस ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब जमा हुए जी, तो 9 और 4 को अगर आप ऐड करें तो 13 जवाब आ रहा है। तो कार्बन जो स्टेबल फॉर्म में होता है उसके अंदर 12 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, लेकिन यहां पर जो न्यूक्लियॉन्स से न्यूक्लियस के अंदर बढ़ गए और वो कितने हो गए जी, 13 हो गए। और कार्बन के अंदर अगर 13 न्यूक्लियॉन्स हो तो ये कार्बन का आइसोटोप कहलाता है। और ये जो कार्बन का आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप को शो करने का तरीका क्या है कि उसके ऊपर ये स्टेरिक बना देते हैं। तो ये आपको स्टेरिक नजर आ रहा है, ये इस बात का सबूत है कि ये जो कार्बन है ये आपका रेडियो एक्टिव कार्बन है। और ये रेडियो एक्टिव कार्बन किस तरह से है जी, क्योंकि इसके अंदर एक न्यूक्लियॉन ज्यादा है जी। तो इस कार्बन ने अपने आप को, यानी इस रेडियो एक्टिव कार्बन ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या किया जी, कि एक न्यूट्रॉन जो इसके अंदर इजाफी था उसको इसने इमिट आउट किया जी, और ये स्टेबलाइज हो गया। और स्टेबलाइज होने के नतीजे में हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस इमिट आउट हुई, जो कि मटेरियल पार्टिकल था जी। यानी इस पे चार्ज तो कोई नहीं था, लेकिन ये मास रखता था और इसका मास हाइड्रोजन जितना था। तो ये जो नए पार्टिकल दरियाफ्त हुए जो कि चार्जलेस पार्टिकल थे लेकिन मटेरियल पार्टिकल्स थे, इसको फिर न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। तो ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट था, और यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है इसके जरिए आपको एक न्यूट्रल पार्टिकल मिले, यानी न्यूट्रॉन मिले, जो इस बात का सबूत है जी कि एटम जो डिवाइजिबल पार्टिकल है जी, तो एटम के अंदर अब न्यूट्रल पार्टिकल भी मौजूद होते हैं जी। तो चार्जलेस पार्टिकल डिस्कवर्ड हुए जिनको न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। तो ये चैडविक का एक्सपेरिमेंट था, रेडियो एक्टिविटी को स्टडी कर रहा था, और जो एलिमेंट थे जो कि रेडियो एक्टिव नहीं थे उनको रेडियो एक्टिव बनाना उसका मकसद था। लेकिन इसी उसने रेडियो एक्टिविटी को ऑब्जर्व भी किया, यानी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को ऑब्जर्व भी किया। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी थी ये थी ड्यू टू द इमिशन ऑफ चार्जलेस पार्टिकल्स, जिनको फिर न्यूट्रॉन्स का नाम दिया, और ये न्यूट्रॉन भी फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाए जी। तो आज तक की डिस्कवरी के बाद, यानी इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर कर चुके, प्रोटॉन्स को डिस्कवर कर चुके और न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर कर चुके, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जी कि एटम डिवाइजिबल पार्टिकल है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, उसके अंदर प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं होता जी। तो ये तो आज का लेक्चर था जी, और आज के लेक्चर के अंदर हमने रेडियो एक्टिविटी को स्टडी किया, और रेडियो एक्टिविटी में फिर 2 किस्म की रेडियो एक्टिविटी को स्टडी किया, एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। दोनों के दरमियान डिफरेंस को पढ़ा, क्यूरीज के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा, और उसके जरिए से अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया।
और लेक्चर के आखिर के अंदर आपने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया जो कि चैडविक ने किया था, और उसके ज़रिए से जो न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हुए थे उनके बारे में आपने पढ़ा। तो इस टॉपिक में इससे रिलेटेड इम्तिहान में सवाल कैसे आए हुए हैं, आइए इनको देखते हैं जी। तो ये पहला सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन कीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाई इट इज लिमिटेड टू हैवी एलिमेंट्स, तो हैवी एलिमेंट्स के साथ ही रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है जी, यानी ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात हो रही है। और उसके बाद लिखा हुआ है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज लिखिए जी। तो अब आपने लिखा जी कि रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन को लिखा जी कि रेडियो एक्टिविटी वो फिनोमिना है जिसमें न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम से रेडिएशंस इमिट आउट होती हैं स्पॉन्टेनियसली, तो ये रेडियो एक्टिविटी कहलाता है जी। और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की वजह क्या है जी कि ये उन न्यूक्लियस के साथ होता है जी जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, यानी लैट के बाद जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं वो नेचुरल रेडियो एक्टिव हैं। और उसकी वजह क्या है जी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये न्यूक्लियस के अंदर बढ़ना शुरू हो जाते हैं और जो स्मॉल न्यूक्लियस होता है वो इन पार्टिकल्स को अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो महदूद हो जाती हैं और वो इन न्यूक्लियॉन्स को होल्ड नहीं कर पाती। और जब ये न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस से को लीव करते हैं, न्यूक्लियस से निकलते हैं, तो उसके नतीजे में हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस इमिट होती हैं और ये रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना को जनरेट करती हैं। जो सवाल का दूसरा पार्ट था उसमें प्रॉपर्टीज अल्फा रेस की पूछी थी, आपने अल्फा रेस की प्रॉपर्टीज जो पढ़ी थी उन्हें यहाँ पे मेंशन किया। ये दूसरा सवाल है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन रेडियो एक्टिविटी और लिखा हुआ है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। तो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन को लिखा और आपने अल्फा पार्टिकल्स की और बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को मेंशन किया। ये तीसरा सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। तो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो 3 किस्म की रेडिएशंस को इमिट आउट कर रहा है। राइट देयर नेम्स अलोंग विद देयर प्रॉपर्टीज, तो आपने इनके नाम लिखते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज लिखनी है जी। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 3 किस्म की रेडिएशन जो इमिट आउट करता है उसमें एक अल्फा रेस, दूसरी बीटा रेस, तीसरी गैमा रेस होती हैं। अल्फा रेस की प्रॉपर्टीज, गैमा रेस की प्रॉपर्टीज और बीटा रेस की प्रॉपर्टीज को आपने लिखा। तो ये आज का लेक्चर था और आज के लेक्चर के अंदर आपने रेडियो एक्टिविटी को स्टडी किया और रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करने के बाद फिर आपने 2 किस्म की रेडियो एक्टिविटी को स्टडी किया। वन इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, अनदर इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। और उसके बाद फिर आपने हेनरी बेक्यूरेल की कंट्रीब्यूशन को पढ़ा जी कि वो इनिशिएटर था रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट को करने का। उसके बाद फिर आपने मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी की कंट्रीब्यूशन को पढ़ा और फिर आपने रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखी, अल्फा रेस, बीटा रेस और गैमा रेस को दरियाफ्त किया, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को स्टडी किया, गैमा रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। उसके बाद फिर आपने इन रेडिएशंस की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी को भी आज के लेक्चर के अंदर ऑब्जर्व किया और उसके बाद फिर आपने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी पे गए और चैडविक के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा जो कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की एग्जाम्पल थी और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर्ड हुए वो आपने देखा जी। अब हमारे पास 3 पार्टिकल्स ऑब्जर्व हो चुके हैं जी, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। ये कैसे अरेंज हैं? अब जो हमारा मसला है जी वो इन सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको हम दरियाफ्त कर चुके, यानी इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को दरियाफ्त कर चुके जी। अब ये एटम में किस तरह से अरेंज हैं जी। तो अब जो हमारे लेक्चर शुरू होंगे उसके अंदर जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने पढ़ लिया, कंफर्मेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी पढ़ लिया। हमें अब कंफर्म हो गया जी कि एटम डिवाइजिबल पार्टिकल है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर प्रोटॉन और उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं जी। तो अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल किस तरह से अरेंज है, इसी अरेंजमेंट के बारे में जो पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ने जाएंगे जो आपकी किताब में दिया हुआ है जी, वो है जी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो आपसे लेक्चर नंबर 3 के अंदर मुलाकात होगी और लेक्चर नंबर 3 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो पढ़ेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, यानी रदरफोर्ड ने इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में क्या कहा, इनको एटम के अंदर किस तरह से अरेंज किया और उसकी बेस पर एटम का क्या स्ट्रक्चर सामने आया। तो ये हमारे अगले लेक्चर का मौजू है। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।